नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्रिय मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार संजय सर साइकोलॉजी में मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एजुकेटर एक बार पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन करता हूं। मित्रों, दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आपकी होली बहुत मंगलमय रही होगी। और कल तो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं खुद आउट ऑफ रेंज था, इस कारण से कल क्लास नहीं हो पाई। आज से हमारी क्लासेस कंटिन्यू रेगुलर सिस्टमेटिक होंगी। ठीक है, ध्यान रखना, शाम को 5 बजे वाली क्लास भी होगी, डेली सुबह 9 बजे वाली क्लास भी होगी रेगुलर। ठीक है, अब कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है, चलिए, वेलकम सोनी जी, प्रीत, पिंकी जी, एकता जी, मनीषा जी, मुन्नी जी, रितु जी, ज्योति, सरिता जी, स्नेहा जी, सुभाष भैया, रिंकू जी, खुशबू जी, अर्चना जी, मीना जी, आनंद भैया, दीपा जी, पिंकी जी, प्रतीक जी, सृष्टि, रितु जी, रूपा जी, वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत सभी प्रिय मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों। और एक बार ग्रुप में भी मैसेज डाल देना, जो अपना स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है आप लोगों का, उसमें भी मैसेज डाल देना क्लास स्टार्ट हो चुकी। मैं डाल देता हूँ। हाँ भाई, चलिएगा, तो शुरू करते हैं। आज एनसीईआरटी की हम लोग बात कर रहे हैं, और एनसीईआरटी के इस सेगमेंट में हम लोग आज सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन, राधे राधे सभी प्रिय मित्रों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, ओके ओके, डन। चलिए, देखिएगा, इससे पहले कि आपको पता है, हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण पढ़ चुके थे। ये हमारा 11th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर की कहानी हम लोग शुरू कर चुके थे। ध्यान से पढ़ना है, ये टॉपिक कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूजीसी नेट लेवल की बात कर लें हम लोग, चाहे वो हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर लें, या यूपी पीजीटी की बात कर लें, सभी पीजीटी लेवल के एग्जाम्स में और साथ ही साथ यूजीसी नेट के एग्जाम्स में निश्चित रूप से ये चैप्टर बहुत ही यूजफुल है। इसलिए इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को भी हमें ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी मित्र आप मेरे साथ इस बैच में पढ़ रहे हैं, जुड़े हैं, उन सभी मित्रों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, और वो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो न्यू टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है, उस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन जरूर करना है। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि इसके पीछे की कहानी ये है कि उस न्यू टेस्ट सीरीज में आपको, और साथ में ओल्ड जरूर ज्वाइन कर लेना, ओल्ड और न्यू दोनों अलग अलग है, सेपरेट है, क्योंकि उसके अंतर्गत आपको एनसीईआरटी के 15 पेपर चैप्टर वाइज मिलेंगे। 11th और 12th की बुक के जैसे चैप्टर होंगे वैसे ही पेपर्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो 15 पेपर तो एनसीईआरटी के हो गए, और बाकी 15 पेपर जो होंगे वो मिक्स होंगे, और साथ में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के पेपर्स, तीनों पेपर फ्री होंगे विद शानदार एक्सप्लेनेशन। यू नो वेरी वेल, इसीलिए, और ये फर्स्ट में ही होंगे। और सबसे अच्छी बात है, टीआरई 1, 2, 3 के पेपर सब बच्चों के लिए फ्री रहेंगे, 3 पेपर, बाकी पेपर्स के लिए पेड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ है बेटा, डोंट वरी, स्टार्ट हो चुका है। न्यू कल एक पेपर बिल्कुल हो चुका है बेटा, अब आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है मित्रों, तो पहले ओल्ड अगर आप लेते हैं, अगर ओल्ड वाली टेस्ट सीरीज आप बीपीएससी कूपन कोड लगा के लेते हैं, तो फिर आपको 199 में मिलेगी। और पहले ओल्ड ज्वाइन करना और फिर न्यू वाली ज्वाइन करना, तो दोनों आपको 199 में मिलेंगे, वरना तो ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे आपको। ठीक है ना? हाँ, यूजीसी नेट में ये वाला चैप्टर बिल्कुल दिल खोल के डाला हुआ है, इसीलिए हर क्लास के लिए, ये यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल क्लास होती है ये वाली हमारी।
पीजीटी के लिए तो होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसीलिए मिस नहीं करनी कोई भी क्लास। तो इससे पहले कि हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान के चरणों की कहानी इस पिक्चर के माध्यम से समझ चुके थे। उसके 4 चरणों को हम लोगों ने सीखा था, और उन 4 चरणों में हम लोग बात कर चुके थे। कौन कौन से चरण थे मेरे बच्चों? 4 चरण थे आपके। पहला था समस्या का संप्रत्य, यानी अध्ययन के लिए विषय का चयन, यानी आपको जिस भी समस्या का समाधान करना है, सबसे पहले उस समस्या का चयन तो करो। भाई आपको पता है आप रास्ते में चले जा रहे हो, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है। यार आपको वो टारगेट, वो प्रॉब्लम, वो ऑब्जेक्ट ही पता नहीं है, तो फिर गड़बड़ है। तो फिर क्या है बेटा? गड़बड़ है। समझ गया है? तो इसीलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? समस्या का संप्रत्यन। अब संप्रत्यन शब्द का अर्थ यहां पर पहचान, जानकारी या सूचना के संबंध में मस्तिष्क में बनने वाली इमेज से तो होता ही है, परंतु साथ ही साथ किसी भी विचारधारा विषय वस्तु के संप्रत्य को पहचानना, उसका चयन करना भी इसका मीनिंग लिया जाता है। नंबर 2 है बेटा प्रदत्त संग्रह, यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हैं, जो भी विषय वस्तु, जो भी सामग्री दी गई है, भैया समस्या का समाधान करना है। मान लो आपको खेत में जाकर क्या चलाना है? हल चलाना है, और आप खाली हाथ चले गए। आप हल साथ में नहीं लेकर गए, आप उसके साथ और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लेकर गए, तो भैया हल कैसे चला पाओगे? नॉट पॉसिबल। आप तो सिर्फ कल्पनाओं से कभी हल नहीं चलेगा। उसके लिए आपको सामग्री की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा नंबर आता है कि यानी जो भी उपलब्ध संसाधन है जो समस्या समाधान में काम आने वाले हैं, उन समस्या समाधानों का संग्रह करना, उन्हें कलेक्ट करना। मेरे मित्रों पहली बात समझ लेना, ये जो चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं ना, ये अभी वैज्ञानिक अनुसंधान के 4 चरणों की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वैज्ञानिक। जो भी हमने मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण पढ़े थे ना, वो चरण 4 चरणों में डिफाइन किए थे। ये आपकी 11th की बुक के 2nd चैप्टर का एक पिक्चर है, जिसे हम लोगों ने 2.1 नाम दिया था। तो वैज्ञानिक जांच के चरण कौन कौन से हो गए? नंबर 1 समस्या का संप्रत्यन, नंबर 2 प्रदत्त संग्रह। अब प्रदत्त संग्रह के अंदर प्रतिभागी, जो भी पार्टिसिपेटर्स हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगे। यार एक बात बताओ, आप जिन बच्चों की समस्याओं का समाधान कर रहे हो, यार वो तो पार्टिसिपेटर होंगे ना उस समस्या में, वही तो प्रतिभागी होंगे। ठीक है। नंबर 2 विधियां। अरे भैया उनकी समस्या के समाधान के लिए आप कौन कौन से मेथड्स काम में ले रहे हो? कौन कौन सी विधियां? आप लेक्चर मेथड अपना रहे हो, आप प्रोजेक्ट मेथड का यूज कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज कर रहे हो, आखिर आप क्या कर रहे हो? ठीक है ना। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर आपको मेथड लगाना है। ठीक है ना। क्या लगाना है? मेथड लगाना है। उसके उपकरणों को कलेक्ट करना है कि कौन कौन से संसाधन समस्या समाधान में काम आने वाले हैं। ठीक है। और कौन सी प्रक्रियाएं, है ना, प्रोसेस क्या आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 3 फिर आपका आएगा निष्कर्ष निकालना, यानी सीधे सीधे से इसका मतलब होता है डेटा कलेक्शन। इसका सीधा सीधा सा अर्थ क्या होता है बेटा? डेटा कलेक्शन। क्या हो गया मेरे मित्र? डेटा कलेक्शन हो गया। ठीक है ना बेटा। कोई सिंपल है। तो सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके, ठीक है ना, आपने डेटास कलेक्ट कर लिए। अब लास्ट में आपको जो निष्कर्ष आपने निकाले थे, उन निष्कर्षों का पुनरीक्षण। पुनरीक्षण का मतलब होता है फिर से जांच करना, एक बार फिर से उनको ऑब्जर्व करना। ठीक है ना। कोई बात नहीं। देखिएगा, तो उपलब्ध परिकल्पनाओं का पुनर्कथन, यानी जो भी आपने पूरी की पूरी जिन जिन टूल्स की सहायता से आप यहां तक पहुंचे हो, उनका एक बार पुनरीक्षण करना, पुनर्कथन करना, या पुनरीक्षित या नए सिद्धांतों का निरूपण। और वास्तव में क्या आपके पहले के इक्विपमेंट्स, प्रक्रिया अथवा उनके आधार पर अगर समस्या का समाधान आपको मिल गया है, तो फिर उसके आगे कुछ नवीन कंसेप्ट्स की बात यहां पर आप करें। तो ये हो गया आपका
प्यारे बच्चों 4 चरणों की बात हम लोगों ने की थी। याद रखना है, वैज्ञानिक जांच के 4 चरण होते हैं, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के 4 चरण होते हैं। ठीक है बेटा, पहला समस्या का संप्रत्यन यानी पहचान हो गई, दूसरा प्रदत्त संग्रह हो गया, तीसरा जो भी आपको निष्कर्ष निकालना है या डेटा कलेक्ट यानी जो भी आपके आंकड़े हैं, सांख्यिकी विधि हैं, उनका उपयोग करना, और लास्ट में आपको उसका पुनरीक्षण करना या निष्कर्ष दिए गए शोधों की पुनः जांच करना। ये सारी बातें हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरणों में पढ़ी थी। चलिए अब अपन पढ़ लेते हैं इन चरणों की बड़ी व्यापक कहानी। भैया ये चैप्टर अच्छे से सीख लेना मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, समझ गए मेरी बात को, मेरे भावों को समझ लिया करो, बस उसी से काम हो जाएगा अपना। ठीक है, देखो, समस्या का संप्रत्यन वैज्ञानिक शोध का कार्य तब शुरू होता है अगर आप साइंटिफिकली जांच करना चाहते हो, शोध करना चाहते हो, तो वो तब शुरू होता है जब शोधकर्ता अध्ययन के कथ्य, जब जो रिसर्चर है ना, वो अध्ययन के जितने भी कथन थे अथवा विषय का चयन करता है। भैया एक बात बताओ, अगर आपको किसी समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले शोधकर्ता क्या करेगा? अरे भैया जो भी उसके स्टडी के जो भी स्टेटमेंट्स है ना, उनको टारगेट करेगा, पहले उनकी पहचान करेगा, या फिर विषय का क्या करता है? वो चयन करता है। ठीक है, सबसे पहले चयन करता है। तो यहां पर क्या करता है बेटा? विषय का चयन। इसको आप खोपड़ी में सेट कर लो। इसके बाद वह अपना ध्यान केंद्रित करता है तथा विशेष शोध प्रश्न अथवा समस्या का विकास करता है। इट मीन्स उस शोध में, उस समस्या के समाधान में आने वाले प्रश्नों को यहां पर आइडेंटिफाई करता है और समस्या का विकास करता है। ऐसा पूर्व में किए गए अनुसंधानों की समीक्षा, प्रेक्षण तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया जाता है। ये सब आप कब करोगे भैया? ये तभी तो करोगे जब जिंदगी में आपने पहले कभी किसी समस्या का समाधान ढूंढा हो, जब आपने पहले कभी शोध किया हो, जब आपने कभी पहले वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्च किया हो, तभी संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? एग्जाम्पल के लिए, पूर्व में आपने पढ़ा कि शोधकर्ता विद्यार्थियों के अध्ययन की आदतों का प्रेक्षण करने में रुचि लिया करता था। कि पहले आपको पता है क्या कि शोधकर्ता विद्यार्थियों के अध्ययन में, स्टूडेंट्स की स्टडी करने में, उनकी आदतों का प्रेक्षण करने में, किसका प्रेक्षण करने में भैया? उनकी आदतों को देखने में रुचि लिया करते थे। इसके लिए वह पहले अध्ययन की आदतों के विविध पक्षों की पहचान करता था। पहले तो क्या करता था? अध्ययन की जो भी आदतें होती थी ना, उनकी पहचान करता था। उसके बाद ये सुनिश्चित कर सकता है कि वह घर पर किए जाने वाले अथवा कक्षा में प्रदर्शित अध्ययन की आदतों का अध्ययन करना चाहता है। इसी से तो यह सुनिश्चित होता था कि भैया आप बच्चे की स्कूल कक्ष में आदतों की पहचान करना चाहते हो, उनका चयन करना चाहते हो, या फिर घर वाली आदतों का चयन करना चाहते हो। इसी से तो पता चलेगा, अदरवाइज कैसे पता चलेगा? बात समझ में आई ना? समझ में आ गई? चलिए देखो बेटा, मनोविज्ञान में हम व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित विविध समस्याओं का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है बेटा? व्यवहार और अनुभव से संबंधित जितनी भी विभिन्न समस्याएं होती है ना, चाहे वो आपके बिहेवियर को लेकर हो बच्चे के को, चाहे आपके एक्सपीरियंसेस को लेकर हो, इनसे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का स्टडी हम मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। चलो भाई, अगर आपसे कोई पूछ ले मनोविज्ञान की मूल विषय वस्तु क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन। व्यवहार और अनुभव, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टडी करना ही हमारे मनोविज्ञान की मूल विषय वस्तु है। अब सिंपल सी कहानी है, अगर मान लो
किसी बालक के बिहेवियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसका अध्ययन कहाँ होगा? बेटा मनोविज्ञान में होगा। आपके एक्सपीरियंसेस में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो इसका स्टडी कहां पर करोगे? मनोविज्ञान में करोगे। बड़ा सिंपल है। तो एक और प्रश्न यहां पर तैयार हो जाता है हमारा, इन समस्याओं का संबंध हमारे अपने व्यवहार को समझने, जैसे जब हम प्रसन्नता अथवा दुख दशा में होते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं? अरे भाई सिंपल, इन समस्याओं का संबंध हमारे अपने व्यवहार को समझने, व्यवहार को समझने के लिए ही तो किया जाता है समस्याओं को। देखो, इन समस्याओं का अध्ययन का संबंध हमारे व्यवहार को समझने, जैसे जब हम प्रसन्नता अथवा दुख की दिशा में होते दशा में होते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, हम अपने अनुभव एवं व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, अपने अनुभव और व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, हम भूल क्यों जाते हैं, ऐसे आदि प्रश्न जो है ना, उन सब की बात होती है। भाई सिंपल सी कहानी है। एक सेकंड। एक सेकंड के लिए आया बस मैं।
चलिए अब डिस्कस करते हैं। राधे राधे, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइड्स। चलिए बेटा, देखिए, तो यहां पर पहली बात, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है बेटा? व्यवहार और अनुभव का। मनोविज्ञान अध्ययन करता है व्यवहार और अनुभव से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अध्ययन करता है। जैसे हम लोगों ने बात की, इन समस्याओं का संबंध हमारे अपने व्यवहार को समझने के लिए, है ना, समझने के लिए किया जाता है। जैसे जब हम प्रसन्न होते हैं या जब हम दुख की दशा में होते हैं ना, तो हम कैसा अनुभव करते हैं, हम अपने अनुभव और व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। एक बात बताओ, जब हम खुश होते हैं तो अपनी खुशी हर भाव में, हर एक्शन में दिखाई देती है। जब हम दुखी होते हैं तब भी हमारी खुशी और हमारा जो भाव है वो हर एक्शन में दिखाई देता है, ठीक है ना। तो एवं व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, हम भूल क्यों जाते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल, दूसरों के व्यवहार को समझने। जैसे उदाहरण के लिए, क्या अभिनव अंकुर से अधिक बुद्धिमान है? दूसरों को व्यवहार को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो किसी का कंपैरिजन करते हैं, या दूसरों के एक्शंस के आधार पर, भैया मैं अगर इस टाइप से चल रहा हूं तो आप मेरी चाल को देखकर बता दोगे कि मैं मटक के चलता हूं, लटक के चलता हूं। बात वही है। तो यहां पर भी वही कह रहा है कि दूसरों के व्यवहार को समझने। अब दूसरों का व्यवहार समझने का तरीका क्या है? क्या अभिनव अंकुर से अधिक बुद्धिमान है? अभिनव और अंकुर दो बच्चे हैं यहां पर, ठीक है। कुछ लोग अपना कार्य सर्वदा समय से क्यों नहीं पूरा कर सक पाते, हमेशा अपना कार्य समय पर पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दूसरे लोग प्रभावित कर देते हैं, दूसरे लोग टांग अड़ा देते हैं, दूसरे लोग बाधक बन जाते हैं, यही कारण होता है, ठीक है ना। क्या सिगरेट पीने की आदत को नियंत्रित किया जा सकता है? यानी सिगरेट पीने की आदत को क्या कंट्रोल किया जा सकता है? या कुछ लोग असाध्य रोग से ग्रसित होने के बाद भी दवाइयां क्यों नहीं लेते हैं, है ना। ऐसा बीमारी है उनको कि कोई असाध्य रोग है जिसका साधन ही उपलब्ध नहीं हो, जिसके संसाधन और दवाइयां मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो, उसके लिए यहां पर बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिएगा, समूह से प्रभावित व्यक्तिक व्यवहार। कई बार क्या होता है कि हम लोगों का जो बिहेवियर है ना, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक बच्चे का, बहुत सारे लोगों को देखकर व्यवहार चेंज हो जाता है, समूह से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। देखो उदाहरण के लिए, रहीम अपने कार्य को संपादित करने की तुलना में लोगों से मिलने जुलने में अधिक समय क्यों देता है? कि भैया रहीम है जो रहीम जो है ना, वो अपने कार्य को पूरा करने की तुलना में अपने कार्य को पूरा नहीं करता। रहीम खुद के काम को कंप्लीट नहीं कर रहा, बल्कि उसकी तुलना में लोगों से मिलने जुलने में अधिक समय क्यों देता है? ज्यादा टाइम तो वो लोगों से मिलने जुलने में लगा रहा है। तो फिर एक बात बताओ, अगर आप अपना काम करने की बजाय दूसरों की बातें सुनोगे, दूसरों के कहे अनुसार चलोगे, दूसरों की जो दूसरे लोग हैं, समूह है, ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा? फिर प्रॉब्लम क्या होगा बेटा? सिंपल कहानी है, प्रॉब्लम ये होगा कि माय डियर फ्रेंड्स, तो वहां पर आपका काम प्रभावित होगा, आपका क्या क्या होगा? इफेक्टेड होगा। भाई आप जिस अंदाज में जिस काम को करना चाह रहे थे वो काम होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो दूसरों के प्रभाव में प्रभावित है ना, आप तो दूसरों से इंपैक्टेड है ना। तो इसी कंडीशन को समूह से प्रभावित व्यक्तिक व्यवहार, समझ में आ गए? कोई साइकिल चालक साइकिल चलाते हुए अकेले की तुलना में समूह में अधिक अच्छा प्रदर्शन क्यों करता है? कई बार होता है ना कि जब हम साइकिल चला रहे होते हैं, तो जब लोग जिस तरीके से ग्रुप में चला रहे हैं ना, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलाने लग जाते हैं, हम उनके जैसे। तो आप अपना जो व्यक्तिगत साइकिल चलाने का अनुभव था ना, उसकी तो धज्जियां उड़ा दी आपने, और आप कैसे प्रभावित हो गए? आप दूसरों से। तो इस समस्या का संप्रत्य, समस्या को ऐसे ही तो पहचानना पड़ेगा आपको यार।
आप समस्या का संप्रत्यन पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है समस्या क्या है। समस्या दूसरे हैं, समाज है, आप स्वयं हो, आपके खुद के अनुभव हैं, आपका व्यवहार है। तो सबसे पहले व्यवहार को जांचना पड़ेगा ना, पहचान करनी पड़ेगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। आप साइकिल तो बहुत अव्वल दर्जे की चलाया करते थे, लेकिन आप तो आपके समूह से प्रभावित हो गए, तो आपका अव्वल दर्जा तो चला गया पीछे। तो सबसे पहले समस्या का संप्रत्यन, जब भी हम लोग साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, इसको खोपड़ी में सेट करना है। ठीक है ना, बिल्कुल अदर पर्सन पर डिपेंड हो जाते हैं। अच्छा, अगला है समूह व्यवहार। उदाहरण के लिए जब लोग समूह में होते हैं तो उनके खतरा उठाने वाले व्यवहारों में वृद्धि क्यों हो जाती है। जब हम ग्रुप में होते हैं ना, जब आपके आसपास दो चार लोग हों, तो भाई साहब व्यक्ति सामने वाले को घूंसा टिका देता है, सामने वाले पर अटैक कर देता है। क्यों, किस भरोसे? ताकि वो जो मेरे सामने, मेरे आस पड़ोस जो मेरे साथी है ना, मेरा जो ग्रुप है, वो मेरी हेल्प कर देगा, इस आधार पर। समझ में आ गई बात? चलो देखो, फिर एक और संप्रत्य दिया है यहां पर समस्या को पहचानने के लिए, संगठनात्मक स्तर। ठीक है ना, मतलब समस्याओं के संप्रत्यन को हम लोगों ने कितनी श्रेणियों में यहां पर बांट दिया, आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। भाई हमने क्या पढ़ा, अपने हमारे व्यवहार को समझने के लिए, दूसरा पढ़ा दूसरों के व्यवहार को समझने के लिए, तीसरा पढ़ा समूह से प्रभावित व्यक्ति व्यवहार के लिए, चौथा समूह व्यवहार पढ़ा, और पांचवा हम लोग पढ़ रहे हैं संगठनात्मक स्तर। क्या पढ़ रहे हैं? संगठनात्मक स्तर। और संगठनात्मक स्तर की बात करें तो उदाहरण के लिए कुछ संगठन दूसरे संगठनों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं। अरे यार, एक संगठन दूसरे की तुलना में अधिक सफल है, क्यों, कारण क्या है? ठीक है, कोई नियोजक अपने कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में कैसे वृद्धि कर सकता है। यानी कोई भी जो इन्वेस्टर है, नियोजक है, जो अपने कर्मचारियों की प्रतिभा में, प्रेरणा में वृद्धि कैसे कर सकता है ना, से होता है। संगठनत स्तर का संबंध किससे होता है? इसकी सूची लंबी है और आप आगे के अध्यायों में इनके विविध पक्षों को जानेंगे। यदि आप अधिक जिज्ञासु हो तो आप कई समस्याओं को लिख सकते हैं जिनकी आप जांच कर सकते हैं। तो समस्या संप्रत्यन के ये जो हम लोगों ने 5 महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े हैं, उनको खोपड़ी में सेट कर लो। मतलब ये समस्या समाधान या समस्या संप्रत्यन का एक तरीका है, पहचान का एक तरीका है, जिसको आप इन 5 पहलुओं के साथ पढ़ सकते हो। सबसे पहला, हमारे अपने व्यवहार को समझने के लिए। ठीक है, नंबर 1, दूसरों के व्यवहार को समझने के लिए। ठीक है ना, दूसरों के व्यवहार को समझने के लिए। तीसरा, समूह से प्रभावित व्यक्तित्व व्यवहार को जानने के लिए। चौथा, समूह व्यवहार को जानने के लिए। और पांचवा था संगठनात्मक स्तर। समझ में आ गई बात? चलो, अब ये तो हो गई बात यहां पर। समस्या की पहचान के बाद, जब समस्या की पहचान करने के इन तरीकों को सीखने के बाद शोधकर्ता समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है। जो भी समस्या समाधान करने वाला रिसर्चर होता है ना, वो क्या करता है? ठीक है ना, क्या करता है वो? बेटा काल्पनिक उत्तर ढूंढता है, जिससे परिकल्पना, हाइपोथेसिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? हाइपोथेसिस कहते हैं। समझिएगा, समस्या की पहचान के बाद जो समस्या को दूर करने वाला जो व्यक्ति रिसर्चर है, वो समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है। यार नहीं, समस्या का समाधान तो ऐसे निकल, इस प्रकार से निकल सकता है। यार अपने आप अंदर ही अंदर कल्पना कर रहा है, विचार कर रहा है, समस्या के समाधान ढूंढ रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने अपने पूर्व के साक्ष्य, यानी पहले के जो आपके साक्ष्य थे और प्रेक्षण के
पहले के साक्ष्य और प्रेक्षण के आधार पर, पहले के साक्ष्य और प्रेक्षण के आधार पर आप एक परिकल्पना विकसित कर सकते हैं। भाई पहले के कुछ सबूत, कुछ चीजें, ठीक है ना, उनके आधार पर आप एक परिकल्पना, एक वैचारिक, एक थॉट विकसित कर सकते हैं कि टेलीविजन पर हिंसा देखने से बच्चों में आक्रामकता आती है। आपने एक थॉट प्रोसेस कर लिया कि बच्चे जब मूवीज में, टेलीविजन में, जब किसी थिएटर में जाकर के, जब किसी हीरो हीरोइंस की या नायक और खलनायक के बीच जब युद्ध देखते हैं, मार धाड़ देखते हैं, तो बच्चा वैसा ही व्यवहार करता है। इसको हमारी भाषा में हमने, आपको पता ही होगा, ये मैंने आपको समझाया भी था। कहां पर समझाया था? सोशल लर्निंग में। इसको हम लोगों ने सोशल लर्निंग में सीखा था, अल्बर्ट बांडूरा के अनुसार। अल्बर्ट बांडूरा का ये फेवरेट एग्जाम्पल था, दैट इज सोशल लर्निंग। ठीक है बेटा, तो टेलीविजन पर हिंसा देखने से बच्चों में क्या आती है? आक्रामकता आती है। बात सत्य है। और आजकल के बच्चे, वास्तव में सत्य बात है, ये रील्स देख देख कर, मोबाइल देख देख कर, टेलीविजन देख देख करके बिगड़ चुके हैं। और वो आजकल वो सारी परिकल्पना को कहां पर डेवलप करते हैं? अपने माता पिता पर अप्लाई करते हैं। माता पिता को कूटते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। इसके बाद आप अपने अनुसंधान में इस कथन को गलत अथवा सही सिद्ध कर सकते हैं। अब आपको गलत और सही सिद्ध करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो समस्या आपको मिल गई, समस्या क्या मिल गई हमको? कि बच्चे टीवी देखकर आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। ये आपकी एक समस्या हो गई। अब इस समस्या को आप यहां पर अनुसंधान में इस कथन को गलत और सही सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, ठीक बात है। अब आते हैं अपन, सेकंड पॉइंट है हमारा प्रदत्त संग्रह। और प्रदत्त संग्रह का मतलब हो गया वे सभी संसाधन जिनकी सहायता से हम समस्या का समाधान करने वाले हैं। बात क्लियर है बेटा? चलो, वैज्ञानिक विधि का दूसरा चरण प्रदत्त संग्रह होता है। साइंटिफिक मेथड का दूसरा चरण क्या हो गया बेटा? प्रदत्त संग्रह, दिए गए संग्रह। याद रखना, ये एनसीईआरटी की बुक जब 11th और 12th कंप्लीट कर लोगे ना, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को कर लोगे, और उसके बाद भैया नई वाली जो न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च की है ना, अरे न्यू टेस्ट सीरीज जो लॉन्च की है, उस टेस्ट सीरीज में एनसीईआरटी के एक ही चैप्टर के, यानी पहले चैप्टर के 80 क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर के फिर 80, तीसरे के फिर 80, चौथे के फिर 80। यार मान लो, मतलब केवल आपको एनसीईआरटी के 1000 क्वेश्चंस दिख जाएंगे। कितने मेरे बच्चों? 1000 क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। तो एनसीईआरटी के आपको 1000 क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1000। आने तो पेपर कहां से आएगा? दिक्कत कहां है? उसके अलावा उस 1000 क्यों? अब यहां पर लगभग 1500, 1400 से 1500 क्वेश्चन, क्योंकि मैं हर चैप्टर को यहां थ्योरी पढ़ाने के बाद उसके क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करवाता हूं, ताकि आप उसी पैटर्न पर जाकर वहां जाके ज्वाइन कर लो, वहां जाके प्रैक्टिस मार लो, तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाएगा। टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आप ओल्ड वाली और न्यू वाली, 26-27 न्यू लॉन्च वाली प्लस ओल्ड वाली आप ज्वाइन कर लो, लेकिन पहले ओल्ड वाली करना। जब पहले ओल्ड वाली करोगे तो 199 में मिलेगा ओल्ड वाली, फिर न्यू वाली भी 199 में मिल जाएगी। समझ में आ गई? चलो देखो, वैज्ञानिक विधि का दूसरा चरण कौन सा पढ़ लिया हम लोगों ने? दैट इज प्रदत्त संग्रह। प्रदत्त संग्रह के लिए संपूर्ण अध्ययन का एक अनुसंधान अभिकल्प होना चाहिए। जो आप प्रदत्त संग्रह की बात कर रहे हो, संपूर्ण अध्ययन का एक अनुसंधान अभिकल्प होना चाहिए।
एक ऐसा अनुसंधान अभिकल्प जिसकी सहायता से आप समस्या समाधान में आपके हेल्पिंग टूल्स को सहायक रूप में काम में ले सकें। ठीक है ना? जी हाँ। देखिए, इसके लिए अग्रलिखित 4 पहलुओं के बारे में निर्णय लेना पड़ता है ना? कितने पहलुओं? 4 पहलू। इस प्रदत्त संग्रह के संदर्भ में हम 4 पहलुओं की बात करेंगे। और अभी समस्या के संप्रत्यन में हमने 5 पहलू पढ़े थे, याद रखना है। एनसीईआरटी के अनुसार समस्या संप्रत्यन के 5 पहलू हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमारे अपने व्यवहार को समझना, यही पढ़े थे, हमारे अपने व्यवहार को समझना। दूसरा हमने पढ़ा था दूसरों के व्यवहार को समझना। तीसरा हमने पढ़ा था समूह से प्रभावित व्यक्तिक तुलना के आधार पर व्यवहार को समझना। चौथा हमने पढ़ा था समूह समूह के व्यवहार को समझना। और पांचवा पढ़ा था संगठनात्मक स्तर। इसी प्रकार अब प्रदत्त संग्रह में हम लोग 4 पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। कितने पहलुओं को? 4 को। अध्ययन के प्रतिभागी, पहला हो गया अध्ययन में भाग लेने वाले लोग, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, इसमें प्रदत्त संग्रह की विधि, जिस विधि का, यानी आप प्रदत्त संग्रह में जिन विधियों को काम में ले रहे हो उनकी बात कर रहे हैं। अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण, अनुसंधान में जो भी आपके प्रयोग किए गए जो भी उपकरण है, इक्विपमेंट्स है, उनकी अपन बात कर रहे हैं। प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो चारों को ध्यान में रखोगे, है ना? प्रदत्त संग्रह में कितने पहलुओं को काम में लिया जाता है बेटा? 4 को। समझ में आ गई बात बेटा? पहले प्रदत्त संग्रह के संबंध में जो भी प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेटर्स हैं, फिर उसके बाद उसका जो भी विधि है, मेथड है, उसकी बात, फिर तीसरा जो भी इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, टूल्स हैं, और लास्ट में प्रक्रिया, प्रोसेस है। ठीक है? हेलो? सॉरी। देखिए, तो अध्ययन के स्वरूप के अनुसार अनुसंधानकर्ता को निर्णय करना पड़ता है। निर्णय करना पड़ता है कि भैया कौन सा इक्विपमेंट, कौन सी सामग्री उसे यूज करनी है। राइट? नंबर 2, कि अध्ययन में कौन कौन प्रतिभागी सूचना देने वाले होंगे। प्रतिभागी कौन कौन होंगे, किन किन से आपको समस्याओं को बाहर निकलवाना है। नंबर 1, प्रतिभागी बच्चे, किशोर, महाविद्यालय के छात्र, अध्यापक और प्रबंधक हो सकते हैं। अब आपसे पूछ ले, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रदत्त संग्रह चरण से संबंधित संबंधित तत्व कौन है या कौन नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना होगा प्रबंधक है, अध्यापक है, छात्र महाविद्यालय के छात्र हैं, किशोर हैं, बच्चे हैं, सभी प्रतिभागी हो सकते हैं। राइट बेटा? याद रखना। चिकित्सालय के रोगी हो सकते हैं, उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारी हो सकते हैं, व्यक्तियों का कोई समूह हो सकता है, प्रतिभागी हो सकते हैं, जिनमें जहां पर अध्ययन किए जाने वाला गोचर प्रचलित हो, यानी जिनमें जहां पर, यानी जिन पर प्रचलित अध्ययन में जो भी समस्यात्मक गोचर यूज किया जाता है, यानी जो भी पहलू या बिंदु यूज किया जाता है, उसमें यह शामिल में होगा। ठीक है? तो प्रतिभागी हो गया। चलो नंबर 2 आ जाते हैं अपन दूसरे, विधि, तीसरा उपकरण, चौथा प्रक्रिया।
अच्छा, दूसरा दूसरा निर्णय क्या लेना पड़ेगा? दूसरा निर्णय रहेगा प्रदत्त संग्रह की विधि के उपयोग से संबंधित होता है। जैसे प्रेक्षण की विधि, जैसे आप जब समस्या का समाधान कर रहे हैं तो आप प्रेक्षण करके करें। मैनेजर को प्रबंधक कहते हैं बेटा, ठीक है ना। प्रेक्षण विधि, प्रायोगिक विधि, आप एक्सपेरिमेंटल विधि का यूज कर रहे हो, या आप सहसंबंधात्मक को रिलेशनल विधि का यूज कर रहे हो, या आप व्यक्ति अध्ययन विधि, केस स्टडी का यूज कर रहे हो। ये सारी विधियां इस चैप्टर में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, जो आपके पीजीटी से लेकर यूजीसी नेट तक इनका क्वेश्चन दबा के पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। अनुसंधानकर्ता को प्रदत्त संग्रह के लिए उपयुक्त साधनों के विषय में भी निर्णय लेना पड़ता है ना। साधनों के लिए, जैसे है ना, अनुसंधानकर्ता को प्रदत्त संग्रह के लिए उपयुक्त साधनों, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। उदाहरण के लिए साक्षात्कार अनुसूची बनाना, प्रेक्षण अनुसूची तैयार करना, प्रश्नावली तैयार करना, है ना। इन सभी संसाधन, साक्षात्कार अनुसूची, है ना, इंटरव्यू लिस्ट बनाना, ऑब्जर्वेशन लिस्ट तैयार करना, क्वेश्चनेयर लिस्ट तैयार करना। शोधकर्ता चौथा यह भी निर्णय करता है कि इन उपकरणों को प्रदत्त संग्रह हेतु किस प्रकार उपयोग में लाया जाएगा, अर्थात व्यक्तिगत तरीके से लाया जाएगा या सामूहिक तरीके से। और लास्ट में यह भी देखना होता है कि इन सभी निर्णयों को वो इंडिविजुअल यूज करेगा या ग्रुप के अकॉर्डिंग यूज करेगा। इसके बाद वास्तविक प्रदत्त संग्रह किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो प्रदत्त संग्रह को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। हाँ, तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है बेटा निष्कर्ष निकालना। थर्ड पॉइंट, वैज्ञानिक शोध के चरणों का तीसरा बिंदु, 4 बिंदुओं में से तीसरा बिंदु हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला चरण संग्रहित प्रदत्तों का, जो हमने उपकरण संग्रहित कर लिए, जो प्रदत्त, क्या हमने विधि को फॉलो कर लिया कि हमें प्रेक्षण विधि काम में लेनी है ना। हमने प्रतिभागी डिसाइड कर लिया कि हमें तो हॉस्पिटल के रोगियों को यहां पर शामिल करना है या विद्यालय के छात्रों को शामिल करना है। ये सारी बातें होने के बाद अब अगला चरण, जो भी संग्रहित प्रदत्त हैं उनका सांख्यिकीय प्रक्रियाओं की, स्टैटिकल प्रोसेस की सहायता से विश्लेषण करना है। विश्लेषण करना है कि कौन किस कैडर में आएगा, कौन किस कैडर में आएगा। इसको इतना इस क्रमांक पर रखेंगे, इसको इस क्रमांक पर रखेंगे, इसका एवरेज ये है, इसका एवरेज ये आ रहा है, ठीक है। वो सारे, जिससे हम समझ सके कि प्रदत्तों का क्या अर्थ है, जिससे हम ये समझ सकें कि जो प्रदत्त यूज किए हैं, जिन्होंने जिस समस्या के लिए जिन कॉम्प्लीमेंट्स को यूज किया है, प्रदत्तों को यूज किया, आखिर उनका मीनिंग क्या है। यह कार्य ग्राफ द्वारा, जैसे वृत्तखंड बना करके, यानी कि वैज्ञानिक शोध के चरण में किस चरण के अंतर्गत ग्राफ द्वारा, वृत्तखंड, दंडारेख अथवा संचयी बारंबारता आदि के द्वारा समस्या समाधान के अर्थ को प्रकट किया जाता है। तो आपका उत्तर होगा क्या? निष्कर्ष निकालना। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। बात क्लियर है? चलो, तो वृत्तखंड, दंडारेख और संचयी बारंबारता, ये सभी आपके स्टैटिकल कंपोनेंट्स हैं, सांख्यिकीय प्रक्रियाएं हैं, जिनकी सहायता से प्रदत्तों का अर्थ निकाला जाता है। समझ में आ गई बात? तथा विभिन्न सांख्यिकीय विधियों के उपयोग द्वारा भी किया जा सकता है। विश्लेषण का उद्देश्य परिकल्पना की जांच करके तदनुसार निष्कर्ष निकालना है। यहां पर विश्लेषण का अर्थ है जो भी परिकल्पना हमने डिसाइड की थी उसकी जांच करके उसके अनुसार निष्कर्ष तक पहुंच, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि भैया जो जिस परिकल्पना या जिन प्रदत्तों को काम में लिया गया,
क्या वो वास्तव में समस्या समाधान के लिए यूजफुल है अथवा नहीं है, तो ये इसके अंतर्गत जांचा जाता है। बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे पढ़ते हैं। अब फोर्थ आता है आपका शोध निष्कर्षों का पुनरीक्षण। फोर्थ कौन सा आता है? शोध निष्कर्षों का पुनरीक्षण। ये इंपोर्टेंट भी है, अच्छा भी है। अनुसंधानकर्ता ने अनुशासनहीनता, अनुसंधानकर्ता ने हाँ, अनुसंधानकर्ता ने अनुशासनहीनता का अध्ययन इस परिकल्पना से प्रारंभ किया होगा कि टेलीविजन पर हिंसा देखने एवं बच्चों में आक्रामकता आने के बीच संबंध क्या है। लास्ट में यही तो कंक्लूजन निकालेंगे। समझ में आई? देखो देखो मित्र, हाँ भाई, ये परिकल्पना तो यहां पर टेलीविजन पर जो हिंसा देखी थी बच्चों ने, या बच्चों में जो आक्रामकता आई, उसके बीच आखिर में संबंध क्या है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, उसे यह देखना होगा कि क्या उसके निष्कर्ष इस परिकल्पना की पुष्टि करते हैं। यदि करते हैं तो प्रस्तुत परिकल्पना सिद्धांत पुष्ट हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं है ना, जो भी परिकल्पना है, सिद्धांत है, वो दृढ़ हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? अनुसंधानकर्ता एक वैकल्पिक परिकल्पना सिद्धांत स्थापित करेगा। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता एक दूसरा विकल्प, एक दूसरी परिकल्पना बनाएगा, सिद्धांत बनाएगा, ठीक है ना, तथा नए प्रदत्तों के आधार पर इसका परीक्षण करेगा। अगर वो सटीक हैं प्रदत्त तो उनको काम में ले लेगा, और अगर नहीं है तो फिर एक नया प्रदत्त स्थापित करेगा और नई सिद्धांत और परिकल्पना करेगा और निष्कर्ष निकालेगा। इस परिकल्पना सिद्धांत की परीक्षा भावी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की जा सकती है, ठीक है ना। अतः अनुसंधान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुसंधान कैसी है प्रक्रिया? जो निरंतर चलती, अनुसंधान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समझ में आ गई बात? चलो, अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमा, अच्छा टॉपिक है। अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमानों को समझने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा भैया? अरे ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि वास्तव में क्या अनुसंधान करते समय हम कुछ इन 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 विकल्प जो हमने पढ़े, क्या उनके अलावा भी हम बाकी का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उनकी बात अपन कर लेते हैं मित्र। जबरदस्त टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। चलो फिर प्रमुख विधियां भी पढ़ेंगे अपन। प्रेक्षण विधि क्या है, केस स्टडी मेथड क्या है, सबकी बात करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है मित्र। चलो देखो, मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान जैसे विज्ञानों की विधियों को अपनाकर किया जा सकता। यार सत्य बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके आधार पर आज मानव के व्यवहार का और मानव के अनुभवों का अध्ययन किया जाता। समझ में आ गई बात? क्लियर कट बात? भाई देखो, एक अच्छा प्रश्न आया है मेरे पास, अनुसंधान किसे कहते हैं सर? बेटा अनुसंधान
जो भी आज हमारे पास प्राप्त ज्ञान या अनुभव है, उसकी पुनर्व्याख्या के लिए आज आपके पास जो ज्ञान और अनुभव है उसकी फिर से व्याख्या के लिए, उसके प्रेक्षण के लिए जिस सुव्यवस्थित प्रक्रिया और खोज विधि को, खोज प्रक्रिया को अपनाया जाता है, अनुसंधान कहलाता है। सिंपल अर्थ में, हां, अनुसंधान मतलब खोज करना। लेकिन किसकी खोज करना? यार, आप जो, आपके पास जो अनुभव है क्या वो सही है? आपके पास जो अनुभव है, क्या आपका जो व्यवहार है, आप जिस दिशा में चल रहे हैं, क्या वो सही है? तो उसके लिए भी अनुसंधान किया जाता है, जिसको हम लोगों ने कई तरीकों से सीखा था। तो सुव्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण जो भी वैज्ञानिक खोज प्रक्रिया है उसे हम अनुसंधान कहते हैं। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके, नए तथ्यों की खोज की जा सके, नई अवधारणाओं को पहचाना जा सके, नवीन प्रदत्तों और पुराने सिद्धांतों के परीक्षण के लिए हम तथ्यात्मक जानकारी जुटा सकें और इसके आधार पर विश्लेषण आदि प्रक्रिया को अपनाया जा सके। इसीलिए अनुसंधान किया जाता है। समस्या क्या है? समस्या व्यवहार से संबंधित हो सकती है, समस्या अनुभव से संबंधित हो सकती है, समस्या अध्ययन से संबंधित हो सकती है, समस्या दूसरों के प्रति व्यवहार को समझने से संबंधित हो सकती है, समस्या समूह से प्रभावित किसी कारण और उद्दीपन को प्रभावित कर सकती है, समस्या संगठनात्मक स्तर के आधार पर हो सकती है। बेटा पूरा पढ़ा दिया, आप लोग थोड़ा सा विवेक और बुद्धि का यूज तो करो यारो, जरूरी, कंपलसरी है। ठीक है ना? और याद रखना, ऐसा नहीं है क्लास को एक बार अभी लाइव में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अरे कम से कम 2-3 बार पढ़ो। मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी को भी खोपड़ी में लाइन टू लाइन सेट कर दूंगा। आने दो ना, पेपर कहां से आएगा, हम तैयार हैं। जब आपके पास इतना अच्छा पर्याप्त समय है तो 11th और 12th की बुक्स को एक बार मुझसे पढ़ोगे ना, उसके बाद 2-3-4 बार उसको रिवाइज कर लेना, आप वीडियो को देख लेना बस। तुम लोग ये पीडीएफ वीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ा करो। आप वीडियो क्लासेज को 4-5 बार देख लेना बस, उसके बाद बल्ले बल्ले आप आराम से एग्जाम देने जाना। ठीक है मित्र, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अनुसंधान के चरणों की भी, विशेषताओं की भी अगर हम बात करें तो सीधी सी अर्थ है, ये सिस्टमेटिक होता है, इसका आधार वैज्ञानिक होता है, ये विश्लेषण पर आधारित होता है, यह नए आधारभूत तथ्यों की बात करता है। बड़ा सिंपल है। ठीक है ना? चलो, तो अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान। अब अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान, अनुसंधान में और कौन कौन से विकल्पों को हम लोग काम में ले सकते हैं? बड़ा सिंपल है भैया, भौतिकी, रसायन, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विज्ञानों की विधियों को अपनाकर किया जा सकता है, और किया भी जाना चाहिए। इस विचारधारा का प्रमुख अभिमत है कि मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? क्या कह रहा है? इस विचारधारा का प्रमुख अभिमत, प्रमुख मत क्या है? कि मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ह्यूमन बिहेवियर का क्या लगाया जा सकता है? पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों द्वारा घटित होता है। मानव व्यवहार का हम लोग क्या लगा सकते हैं? पूर्वानुमान। अरे यार, बिल्कुल लगा सकते हैं। जब एक बच्चा एक खिलौने की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है तो हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि इस बच्चे को ये खिलौना पसंद है और इसके बाद बच्चा ऐसा करेगा, वैसा करेगा।
बात समझ में आ गई? चलो, यह आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों द्वारा घटित होता है, ठीक है ना? मतलब आपके अंदर का थॉट और आपकी बाह्य शक्तियां, यहां पर दोनों का संबंध दोनों की शक्तियों के द्वारा घटित हो सकता है। डोंट वरी, अब बनेगा। गया है? माय गॉड। एक सेकंड रुकिएगा, चालू रखिए क्लास को। एक टॉपिक को पढ़कर आगे बढ़ेंगे, चिंता नहीं करो। चलो ठीक, अभी देखते हैं। अब सही हो गया होगा, आई थिंक सो। गुड मॉर्निंग, वेलकम। देखो मत मित्रों, चलो, अब ठीक है क्या? वीडियो चालू हो गया क्या? देखो देखो, हिल रहा हूं क्या मैं? सर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है शायद। हाँ, अब ठीक हो गया ना? चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, देखो, यह आंतरिक और बाह्य शक्तियों द्वारा घटित होता है तथा इसका प्रेक्षण, मापन तथा नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है ना? सिंपल है भाई। इस विचारधारा का पहला मत क्या है कि मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और पूर्वानुमान आंतरिक और बाह्य शक्तियों द्वारा घटित होता है। भाई सिंपल सी बात है, हम लोग बाह्य दृष्टिकोण के आधार पर भी सोचते हैं और अपने आंतरिक दृष्टिकोण के आधार पर भी सोच के बताते हैं। ठीक है ना? उसके बाद इसका प्रेक्षण, मापन तथा नियंत्रण किया जाता है कि हम लोगों ने मापन कर लिया था ना कि इस बच्चे को यही खिलौना पसंद है, इस बच्चे की विचारधारा ये है, तो इसका प्रेक्षण भी कर लिया, मापन भी कर लिया, तो ये सारी बातें संभव है। इन लक्ष्यों की पुष्टि के लिए मनोविज्ञान विद्याशाखा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक अपने को मात्र व्यक्त व्यवहार तक सीमित रखा, है ना? मात्र व्यक्त व्यवहार तक ही सीमित रखा था। कब? बेटा 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक। मतलब समझो कि जो जैसा कर रहा है ना, जो जैसा कर रहा है ना, मतलब समझ रहे हो? आप एक बच्चे को आप खेलते हुए देख रहे हो, एक बच्चे को आप खाते हुए देख रहे हो, एक बच्चे को आप टहलते हुए देख रहे हो, तो जो जैसा दिख रहा है उसी के आधार की बात करता था 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक हमारा मनोविज्ञान। कहने का मतलब ये हुआ। चलो आगे समझो। वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण, ऐसा व्यवहार जिसका प्रेक्षण और मापन किया जा सकता है। देखो, वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण और मापन किया जा सकता है, मनोविज्ञान के अध्ययन में व्यक्तिक अनुभूतियों, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अनुभव तथा अर्थों पर ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है ना? हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर, हमारी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स पर, हमारी व्यक्तिगत अनुभूतियों पर ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि किस पर दिया गया है? बस जो दिखाई दे रहा है ना उसके। अरे सिंपल कहानी है, एक बच्चा खेल रहा है,
तो जो दिख रहा है ना बस उस पर ध्यान देता है 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक, समझे ना। लेकिन अंदर क्या है, अरे आपके मन में क्या है, आप अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हो, आपका क्या थॉट है, क्या परिकल्पना है, उसके बारे में कोई विचार नहीं किया, ये कहते हैं यहां पर। ठीक है, आधुनिक समय में। लेकिन वर्तमान में, ये तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक की बात की हम लोगों ने, लेकिन वर्तमान में आ जाओ भैया, आज के समय में आ जाओ। वर्तमान में एक अलग दृष्टि जिसे व्याख्यापरक परंपरा कहते, वर्तमान की दृष्टि को क्या कहते हैं, व्याख्यापरक कहते हैं, का उदय हुआ। व्याख्या एवं पूर्व कथन की तुलना में समझ को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। किसको माय डियर, समझ को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। कब, वर्तमान में, अंडरस्टैंडिंग को। यह परंपरा मानती है कि निरंतर परिवर्तनीय और जटिल मानव व्यवहार एवं अनुभव की अन्वेषण विधि भौतिक जगत की अन्वेषण विधि से भिन्न होनी चाहिए। क्या गजब की बात कह दी, एक एक कंसेप्ट को सीखो। कौन सी, अरे वर्तमान परंपरा ये मानती है कि निरंतर परिवर्तनीय एवं जटिल मानव व्यवहार एवं अनुभव की अन्वेषण विधि जो है वो भौतिक जगत की अन्वेषण विधि से अलग होनी चाहिए। आज की जो भौतिक जगत की अन्वेषण विधि है ना, उससे बिल्कुल अलग होनी चाहिए। समझ में आ गई। इस विचारधारा के अनुसार किसी संदर्भ विशेष में घटित होने वाली घटनाओं, इस विचारधारा के अनुसार किसी भी संदर्भ विशेष में घटित होने वाली घटनाओं एवं क्रियाओं की अर्थवत्ता को खोजना, उसके अर्थ को खोजना, समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है भैया, ध्यान रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात। देखो, कुछ विशिष्ट संदर्भ होते हैं जहां बाह्य कारक जैसे सुनामी, भूकंप, चक्रवात से प्रभावित व्यक्ति होते हैं, है ना, कुछ बाह्य कारक हो गए, अथवा आंतरिक कारक, उदाहरण लंबी बीमारी या आंतरिक कारक हो गया, से लोग पीड़ादायी स्थितियों से गुजरते हैं। ऐसी स्थितियों में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं होती। और बात भी सत्य है, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है हर परिस्थिति में एक ही परिणाम की प्राप्ति, जो संभव ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में कहां संभव है, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सत्य का निर्माण अपने अपने ढंग से करता है, यही तो सत्य है। हम अपने अपने ढंग से विचारधारा और सत्य का निर्माण करते हैं। मेरा मानना अलग है, आपका मानना अलग है, सिंपल कहानी है। इसीलिए हम वास्तविकता की व्यक्तिपरक व्याख्या, इसीलिए हम वास्तविकता की व्यक्तिपरक व्याख्या करते हैं। वास्तविकता की कैसी व्याख्या करते हैं, व्यक्तिपरक, है ना, मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना पर्सनल कैडर होता है, पर्सनल थॉट होता है, पर्सनल उसकी आइडेंटिटी होती है, पर्सनल उसका उसका ट्रुथफुलनेस होता है, सत्यता होती है, और यही सत्य है। इसीलिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है भैया, अलग अलग व्यक्तिपरक व्याख्या करनी पड़ती है, यही वास्तविकता है। यह हमारा लक्ष्य होता है कि हम मानवीय अनुभवों एवं व्यवहार की सहज प्रवहमानता को बिना हानि पहुंचाए विविध पक्षों का पता लगाएं। अरे भाई सीधी सी बात कहता है, ये मानवीय अनुभव, हमारा लक्ष्य क्या है कि हम जो भी मानवीय अनुभव हैं उन एवं व्यवहार हैं उनको सहज सहज रूप से वो किस प्रकार प्रवाहित होते हैं, है ना, उनकी प्रवाहमानता, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के बिना हानि पहुंचाए। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को, किसको बेटा, व्यवहार और अनुभव की फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी लोचशीलता, उसकी फ्लुएंसी को, उसके प्रवाह को बिना हानि पहुंचाए विविध पक्षों का पता लगाएं कि यानी उस फ्लो में व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका व्यवहार, उसका अनुभव कैसे है, उसको हम पता लगाएं। ठीक है, उदाहरण के लिए कोई भी खोज करने वाला यह नहीं जानता कि वह क्या खोज रहा है ना, कैसे खोज की जाए तथा किस बात की प्रत्याशा की जाए, किस बात की पुनरावृत्ति की जाए, बल्कि वह प्रयास करता है कि जो कुछ अव्यवस्थित विवरण है
वो तो क्या प्रयास करता है कि जो कुछ भी अव्यवस्थित विवरण है, जो कुछ अव्यवस्थित विवरण है उसका प्रारूप तैयार किया जाए। बस वो तो ये प्रयास करता है, अरे जो कुछ भी हमारी जिंदगी में अव्यवस्थित है ना, उसको व्यवस्थित करके उसका एक अच्छा प्रारूप बनाया जाए। यही तो हमारा टारगेट होता है, यही तो व्यक्ति प्रयास करता है जिंदगी में, ठीक है ना। यद्यपि उसे उस क्षेत्र की कम अथवा बिल्कुल जानकारी नहीं रहती, उसका मुख्य कार्य जो कुछ एक संदर्भ विशेष में मिलता है उसका विस्तृत विवरण लिपिबद्ध रूप में तैयार करना है। बस उसका तो यह है कि उसको व्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध रूप में तैयार करना है। वैज्ञानिक एवं व्याख्यापरक परंपरा दोनों का उद्देश्य दूसरों के व्यवहारों एवं अनुभवों का अध्ययन करना होता है। किसका बेटा? वैज्ञानिक का और व्याख्यापरक परंपरा का। व्याख्यापरक परंपरा, वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है वो आधुनिक अवधारणा को प्रभावित करते हैं, आधुनिक अवधारणा को परिभाषित करते हैं। ठीक है, चलो, हमारे अपने अनुभवों एवं व्यवहारों के विषय में क्या होता है ना, हमारे अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और हमारा जो व्यवहार है उसके विषय में क्या होता है। मनोविज्ञान के छात्र के रूप में आप स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं क्यों दुख का अनुभव कर रहा हूं। कई बार आप प्रण करते हैं कि आप अपने का खान पान को नियंत्रित करेंगे, हम तो रोज ही करते हैं ऐसे। कल से मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा, मैं अपने खान पान पर कंट्रोल करूंगा, मैं लिक्विड शुगर नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन फिर किसी के प्रेम और स्नेह के कारण, दूसरों के भाव और सम्मान के कारण हम फिर ले लेते हैं। आधा तुम पियो आधा हम पिए, ठीक है ना, वही चीज, समझ गए। तो लेकिन जब भोजन या अध्ययन करने का समय होता है तो आप अपना प्रण भूल जाते हैं। तो आप अपना क्या भूल जाते हैं? प्रण भूल जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कोई अपने व्यवहार पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाता है। क्या मनोविज्ञान को इस बात में सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या आपको, मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो क्या इसमें सहायता नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए भाई। समझ में आना चाहिए कि आप अपने अनुभवों, अपने चिंतन प्रक्रियाओं तथा अपने व्यवहार का विश्लेषण कर सकें। क्या आपको मनोविज्ञान आपके अनुभवों को, आपकी चिंतन प्रक्रियाओं को तथा अपने व्यवहार को विश्लेषित करने का ज्ञान नहीं देता है? हाँ, जिसका नाम ही मोह है। ये तो मोह है जिंदगी का। देखो भाई, अच्छा टॉपिक है। मनोवैज्ञानिक जांच का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, होना चाहिए कि वह अपने अनुभवों एवं अंतर्दृष्टियों द्वारा प्रदर्शित होने वाले स्वयं को समझने का प्रयास करे। किसको? बेटा, स्वयं को समझने का प्रयास करे। स्वयं को समझने का प्रयास करे। हाँ, मोह माया के कारण कंट्रोल नहीं कर पाते अपन। कितने होते हैं? 5 होते हैं बेटा। 5 ही चरण तो पढ़े थे हमने। चलिए, अब पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप। मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप। देखिएगा,
एक सेकंड। चलिए मित्रों, तो मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप हम लोग कल पढ़े, फिर उसके बाद विधियां आ जाएंगी हमारी, विधियों को पढ़ेंगे। मजेदार चैप्टर शुरू करते हैं कल। ये चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा का पूरा जबरदस्त। मजेदार चैप्टर है भाई। ठीक है ना, कल डिस्कस करते हैं अपन। क्योंकि मुझे भी यार हॉस्पिटल जाके आना है, सिस्टर आई हुई हैं। मिश्रा जी बता दिया है, आप एक बार क्लास को वापस रिपीट करके जरूर देखना। शाम को क्लास होगी, 100% शाम को क्लास होगी, टाइम पर होगी, डोंट वरी।